साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जो है विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो मंथली करंट अफेयर की मैगजीन प्रकाशित की जाती है, तो उसका जो नवंबर 2022 वाला संस्करण है, उसको यहाँ पर हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग इसका जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध वाला, इंटरनेशनल रिलेशन वाला जो सेक्शन है, उसको इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें सबसे पहले बात करेंगे आसियान के बारे में। तो देखिए सुर्खियों में क्यों रहा है, क्योंकि ये अभी नवंबर में ही कंबोडिया में 19वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ठीक है, नवंबर में नवंबर में आपका 19वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को पहले देखें। इनके बारे में जानने से पहले हम सबसे पहले आसियान के बारे में जान लेते हैं। तो आसियान है क्या? दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान की स्थापना जो है वर्ष 1967 में आसियान घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के साथ हुई थी। तो आसियान का पूरा नाम है दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का के संगठन। इस पर हस्ताक्षर करने वाले देशों में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड शामिल रहे हैं। आसियान घोषणा पत्र को बैंकॉक घोषणा पत्र भी कहा जाता है। इसमें कुल 10 देश शामिल हैं। इसका उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बीच संयुक्त प्रयासों के माध्यम से आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना है। आसियान शिखर सम्मेलन आसियान का सर्वोच्च नीति निर्माता निकाय है। इसमें आसियान के सदस्य देशों के राष्ट्र प्रमुख व शासन प्रमुख शामिल होते हैं। यदि आसियान एक देश होता तो यह दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होती है। एक अध्ययन के अनुसार वर्ष 2050 तक विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ये बन सकता है, एक देश के रूप में, एक समूह के रूप में। आसियान में कुल 10 देश हैं। कौन कौन से, थोड़ा मैप में देख लीजिए। इधर आपका वियतनाम है, म्यांमार है, लाओस है, थाईलैंड, कंबोडिया है, यहाँ फिलीपींस है। इसके अतिरिक्त यहाँ देखिए मलेशिया है, ब्रुनोई, यहाँ पर आपका ब्रुनोई है, यहाँ सिंगापुर है, यहाँ पे इंडोनेशिया है। ये 10 देश इसके सदस्य हैं। अब आते हैं जो हमारा आर्टिकल है, जो आपका, या कह सकते हैं जो 19वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन हुआ है, इसमें इस शिखर सम्मेलन के जो मुख्य निष्कर्ष हुए हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, पहला, दोनों पक्षों ने अपने संबंधों को रणनीतिक से आगे बढ़ाकर, स्ट्रेटजिक से आगे बढ़ा करके व्यापक रणनीतिक साझेदारी सीएसपी अर्थात कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के स्तर तक पहुंचाया है। ठीक है, अब इस स्तर पर आ गया है। इसके अंतर्गत समुद्री सुरक्षा, हिंद प्रशांत क्षेत्र में परियोजनाओं, साइबर सुरक्षा और डिजिटल वित्तीय प्रणालियों की अंतर संचालितता जैसे विशिष्ट क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। यह जो व्यापक रणनीतिक साझेदारी है, इसके माध्यम से ऊर्जा, स्वास्थ्य, मेक इन इंडिया, प्रौद्योगिकी, जलवायु परिवर्तन आदि क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। यह आसियान भारत यह आसियान भारत व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर संयुक्त वक्तव्य को अपनाने के माध्यम से किया गया था। देखिए, भारत ने आसियान भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी कोष के लिए $5 मिलियन के अतिरिक्त परिव्यय की घोषणा की है इस शिखर सम्मेलन के दौरान। इस यदि हम आसियान भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी कोष के बारे में बात करें, तो इसकी स्थापना वर्ष 2008 में की गई थी। ये फैक्ट याद रखिएगा। यह कोष अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं और संबंधित परियोजनाओं की विकास संबंधी गतिविधियों के लिए सहायता प्रदान करने का कार्य करता है। अब यदि बात करें आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते की, बात कर लेते हैं। तो AITGA, एशियन इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट, तो इस समझौते की समीक्षा में तेजी लाने पर भी सहमति बनी है। इससे आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते को व्यवसायों के लिए और अधिक उपयोगकर्ता अनुकूल, सरल व व्यापार सुगमकारी बनाया जा सकेगा। साथ ही संधारणीय और समावेशी विकास को समर्थन भी प्रदान किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त आगे देखें, एक सेकेंड। भारत आसियान संबंधों के महत्व की बात करने से पहले हम लोग भारत आसियान संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को देख लेते हैं। इनके संबंधों का विकास किस प्रकार से हुआ उसको समझ लेते हैं। देखिए, राजनीतिक जो हमारा संबंध स्थापित होता है, तो कैसे भारत ने वर्ष 1992 में 1992 में आसियान के साथ क्षेत्रीय संवाद भागीदार के रूप में औपचारिक संबंधों की शुरुआत की थी, और वर्ष 2012 में इनके बीच रणनीतिक साझेदारी स्थापित की गई, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जिसे अब बढ़ा करके क्या किया गया है, व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंचाया गया है। आर्थिक स्तर पर देखें तो आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते पर वर्ष 2009 में तथा आसियान भारत सेवाओं में व्यापार और निवेश पर वर्ष 2015 में हस्ताक्षर किए गए थे। पर्यटन और लोगों के बीच संपर्क की बात करें तो भारत आसियान के साथ पर्यटन सहयोग को मजबूत करने वाले
समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला पहला संवाद भागीदार है। ठीक है, आसियान देशों के साथ जिसने समझौता किया है। तो वर्ष 2018 में आसियान भारत संवाद संबंधों की 5वीं वर्षगांठ पर दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया गया था। यह घोषणा पत्र आसियान भारत रणनीतिक साझेदारी की भविष्य की दिशा को निर्धारित करता है। अब बात करते हैं यहाँ पर भारत आसियान भारत आसियान संबंधों के महत्व के बारे में। तो पहला पॉइंट इसका है कि भारत की विदेश नीति में आसियान की केंद्रिता है। कैसे है देखिए, एक मैत्रीपूर्ण, उदार, उत्तरदायी और समृद्ध आसियान भारत की एक्ट ईस्ट नीति व इंडो पैसिफिक विजन का मुख्य पक्ष है। इसके अलावा भारत सागर पहल के माध्यम से इस क्षेत्र के कल्याण में अपना विशेष योगदान दिया है। ठीक है, सागर मतलब इसका हिंदी मतलब सभी के लिए सुरक्षा और विकास, या इंग्लिश में सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। द्विपक्षीय रूप से भारत ने 4 आसियान देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए। ये 4 देश कौन से हैं? तो इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर और वियतनाम। 10 में से 4 देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर और वियतनाम। पूर्वोत्तर के साथ कनेक्टिविटी और विकास में सहायता मिलेगी। कैसे? आसियान भारत कनेक्टिविटी भारत के साथ साथ आसियान देशों के लिए भी एक प्राथमिकता है। वर्ष 2013 में भारत आसियान कनेक्टिविटी समन्वय समिति के साथ बैठक शुरू करने वाला आसियान का तीसरा संवाद भागीदार बन गया था। भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग और कलादान मल्टी मॉडल परियोजना आदि के माध्यम से पूर्वोत्तर भारत के जो पूर्वोत्तर का इलाका है, पूर्वोत्तर के साथ बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित होगी। साथ ही इससे क्षेत्र में, ये जो पूर्वोत्तर क्षेत्र, इस क्षेत्र में प्रगति और विकास भी सुनिश्चित होगा। समुद्री क्षेत्र में सहयोग की बात करें तो इसका उद्देश्य दक्षिण और पूर्वी चीन सागरों में पारस्परिक रूप से भू राजनीतिक तनाव को कम करना है। साथ ही इसका उद्देश्य कारपेट और सिम्बैक्स जैसे युद्ध अभ्यासों के माध्यम से सैन्य सहयोग को बढ़ाना भी है। इस समुद्री क्षेत्र की यदि बात करें तो समुद्री क्षेत्र में परस्पर सहयोग से गैर पारंपरिक खतरों जैसे कि समुद्री डकैती और नशीली दवाओं की तस्करी आदि से निपटने का प्रयास भी किया गया है। इससे हिंद महासागर क्षेत्र में मलक्का जलडमरू मध्य जैसे चोक पॉइंट के अलावा अन्य वैकल्पिक जलमार्गों के उपयोग के अवसर प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि हिंद महासागर क्षेत्र भारत के व्यापार और इसके ऊर्जा स्रोतों का 90% वहन करता है। ठीक है, सुरक्षा की बात करें तो भारत और आसियान का उद्देश्य इस क्षेत्र में शांतिपूर्ण विकास के लिए एक नियम आधारित सुरक्षा ढांचा स्थापित करना है। इससे चीन की आक्रामक नीतियों का प्रतिरोध किया जा सकेगा। इसके अलावा आसियान और भारत की भी साझेदारी आतंकवाद, हिंसक चरमपंथ और अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से निपटने में भी मदद करती है। इस साझेदारी में अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध से निपटने में आसियान कार्य योजना, जो कि 2016 से 2025 तक चलाई जाएगी, तो आसियान कार्य योजना का कार्यान्वयन भी शामिल है। आर्थिक स्तर पर बात करें तो भारत जो है आसियान के शीर्ष व्यापारिक और निवेश भागीदारों में से एक है। भारतीय व्यवसायी आसियान को व्यापार के लिए एक अनुकूल गंतव्य मानते हैं। उदाहरण के लिए वर्ष 2025 तक आसियान देशों में फार्मास्यूटिकल बाजार लगभग $34 बिलियन का होगा। यह भारत के लिए इस क्षेत्र में एक आकर्षक अवसर प्रदान करता है या करेगा। अगला है कोविड-19 महामारी के बाद आपूर्ति श्रृंखला के एकीकरण के लिए। तो आसियान और भारत दोनों क्षेत्रों में उभर रही नई आपूर्ति श्रृंखलाओं जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत म्यांमार थाईलैंड के प्रति उत्तरदायी बन रहे हैं। उत्तरदायित्व की इस भावना से इस क्षेत्र में व्यापार सुविधा में वृद्धि होगी। संस्कृत संबंध की बात करें तो हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म भारत में से दक्षिण पूर्वी एशिया में प्रसारित हुए हैं। हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म भारत से दक्षिण पूर्वी एशिया में प्रसारित हुए हैं। भारतीय भाषाओं जैसे संस्कृत और पाली ने इस क्षेत्र में की कई लिपियों को भी प्रभावित किया है। यदि कुछ प्रतीकों की बात करें तो इंडोनेशिया का जो राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ है, यह हिंदू, बौद्ध और जैन पौराणिक कथाओं में वर्णित एक पवित्र पक्षी है। आगे क्या किया जा सकता है, आगे की राह वे फॉरवर्ड की बात करें तो पहला, सामंजस्य को बढ़ाना चाहिए, कन्वर्जेंस को। भारत आसियान कई द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर दृष्टिकोण, परियोजनों या कार्यों के संदर्भ में अलग अलग मत रखते हैं। आसियान और भारत के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे इन मामलों पर किसी भी गलतफहमी से बचने के लिए एक दूसरे के साथ वार्ता जारी रखें। इसके अलावा उन्हें पारंपरिक रूप से अलाभकारी तरीके से ऐसे मुद्दों का समाधान करना चाहिए। दूसरा, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण। आसियान और भारत के बीच मूल्य श्रृंखलाओं में वर्तमान संलग्नता पर्याप्त नहीं है। आसियान और भारत उभरते परिदृश्य का लाभ उठा सकते हैं। साथ ही
दोनों पक्ष नई और लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं के निर्माण के लिए एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं। हालांकि इस अवसर को प्राप्त करने के लिए आसियान और भारत को अपने कौशल को उन्नत करना चाहिए। साथ ही इसके लिए दोनों पक्षों को अपनी लॉजिस्टिक सेवाओं में सुधार तथा परिवहन अवसंरचना को मजबूत करना चाहिए। सहयोगात्मक रूप से कार्य करना, तो इसके लिए देखिए इसमें क्या कर सकते हैं। आसियान जो है दुनिया में सबसे तेजी से विकसित हो रहे डिजिटल अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में से एक है। भारत में भी डिजिटल रूप से कुशल मानव पूंजी के आधार के साथ ही एक बड़ा और तेजी से बढ़ता स्टार्टअप क्षेत्र मौजूद है। तो दोनों मिलकर इस क्षेत्र में क्या है, अपने संबंध को विकसित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए भारत की आधार प्रणाली भारत के नागरिकों के बीच डिजिटल कनेक्शन की सुविधा प्रदान कर सकती है। आसियान देश भी अपने नागरिकों को समान सुविधा प्रदान करना चाहते हैं। अपने देश में मतलब अपने नागरिकों को समान सुविधा इसी प्रकार की प्रदान करना चाहते हैं। भारत को समुदाय निर्माण का समर्थन करना चाहिए तथा आसियान के अलग अलग देशों विशेष रूप से CLMV अर्थात कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और वियतनाम देशों की सहायता भी करनी चाहिए। सद्भावना का निर्माण, तो देखिए भारत और आसियान दोनों को रोहिंग्या शरणार्थी संकट, उग्रवाद जैसे सीमा पार संकटों तथा क्षेत्रीय प्राकृतिक आपदाओं की बारंबारता के कारण मानव सुरक्षा के समक्ष व्याप्त खतरों का सामना करना पड़ता है। यह सहयोग का एक क्षेत्र है जो दोनों पक्षों की सरकारों और लोगों के बीच सद्भावना को बढ़ाने और मौजूदा संबंधों को बढ़ाने में मदद कर सकता है। अब यहाँ पर हम लोग भारत आसियान संबंधों में जो विचलन हो रहा है, उन विचलन के रीजन क्या है उसकी बात कर लेते हैं। पहला है आसियान में चीन की पैठ। तो आसियान जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में चीन की आर्थिक पैठ काफ़ी व्यापक है। दोनों के बीच लगभग 880 बिलियन डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार होता है, बहुत बड़ा अमाउंट है। इसके अतिरिक्त दक्षिणी चीन सागर में आक्रामकता के बावजूद आसियान देश इस क्षेत्र में मुख्य व्यापारिक भागीदार के रूप में चीन की भूमिका को कम नहीं कर सकते हैं। दूसरा, यूएसए की पैठ। देखिए यूएसए ने इस क्षेत्र में निवल सुरक्षा प्रदाता की भूमिका ग्रहण कर ली है, इसलिए इस भूमिका में भारत की स्थिति कमजोर ही हुई है। आर्थिक मुद्दे, तो व्यापार संबंधों के परिप्रेक्ष्य में आसियान देशों के साथ व्यापार संतुलन जो है वो भारत के पक्ष में नहीं है, आसियान देशों के पक्ष में है। परियोजनाओं में विलंब, भारत अपनी घोषित परियोजनाओं को समय पर पूरा नहीं कर सका है, जैसे भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग का मुद्दा हो। आगे चतुष्पक्षीय सुरक्षा संवाद या क्वाड की बात करें तो देखिए आसियान इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सुरक्षा संस्थान के रूप में क्वाड के उदय से खुश नहीं है। इसे यह विचार भी पसंद नहीं है कि क्वाड को आसियान की केंद्रीयता के समझ खतरे के रूप में देखा जाए। साथ ही यह हिंद प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन में हो रहे बदलाव में भी उलझना नहीं चाहता है। आगे चलते हैं, अगला है खाद्य सुरक्षा की भू राजनीति। खाद्य सुरक्षा की भू राजनीति, जियो पॉलिटिक्स ऑफ फूड सिक्योरिटी की बात करें तो सुर्खियों में क्यों है। हाल ही में रूस काला सागर अनाज समझौते में फिर से भागीदार बन गया है ब्लैक सी ग्रेन डील का। तो देखिए इसके बारे में चीज़ें देखें तो काला सागर अनाज समझौता या ब्लैक सी ग्रेन डील जुलाई में रूस और यूक्रेन के बीच संपन्न हुआ था। इस समझौते में संयुक्त राष्ट्र और तुर्की ने मध्यस्थता की थी। यह समझौता खाद्य कीमतों में हुई वृद्धि को रोकने की दिशा में किया गया एक प्रयास है। गौरतलब है कि यह वृद्धि काला सागर के प्रभावी रूप से अवरुद्ध होने तथा इसके फलस्वरूप आपूर्ति श्रृंखला के बाधित होने के कारण उत्पन्न हुई थी। इसके अतिरिक्त यह यूक्रेन के 3 प्रमुख बंदरगाहों अर्थात चोर्नो चोर्नो मार्स, ओडेशा और यजनी या पिवडेनी से यूक्रेनी निर्यात विशेष रूप से खाद्यान्न के लिए एक सुरक्षित समुद्री मानवीय गलियारे का प्रावधान करना है। यूक्रेन जो है वो विश्व स्तर पर देखें तो गेहूं, मक्का, रेपसीड, सूरजमुखी के बीज और सूरजमुखी के तेल के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक है। काला सागर में गहरे समुद्र के बंदरगाहों तक उनकी पहुंच इसे प्रत्यक्ष रूप से रूस और यूरोप तक पहुंचने में सक्षम बनाती है। साथ ही यह मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के अनाज आयातकों तक भी सीधा संपर्क प्रदान करती है। इस समझौते का जो उद्देश्य रहा है, जो ये काला सागर अनाज समझौता, इस समझौते का उद्देश्य अनाज की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करके बाजारों की मांग को पूरी करना है। इससे खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति को कम करने में मदद मिलेगी। इस समझौते को मानवीय संकट की वैश्विक लागत में महत्वपूर्ण कमी लाने का भी श्रेय दिया गया है। यह समझौता शुरुआत में 120 दिनों की अवधि के लिए था। साथ ही इसमें
नवंबर 2022 में इसे बढ़ाने या समाप्त करने का विकल्प भी शामिल था। वर्तमान में इसे और 120 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि इस समझौते का आगे किसी भी प्रकार का निलंबन अनाज की कीमतों में फिर से वृद्धि का कारण बन सकता है। साथ ही इस बात पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है कि खाद्य सुरक्षा विकासात्मक या मानवीय मुद्दों से आगे बढ़ चुकी है। खाद्य सुरक्षा जो है ये विकासात्मक या मानवीय मुद्दों से आगे बढ़ चुकी है। वैश्विक स्तर पर खाद्य के अधिशेष जो फूड सरप्लस हैं, तो खाद्य या ग्रेन सरप्लस हैं, तो खाद्य के अधिशेष उत्पादन के बावजूद भू राजनीति से इसके समझ खतरा उत्पन्न हो सकता है। कैसे खतरे? तो देखिए, खाद्य सुरक्षा के बारे में बात करें तो संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार खाद्य सुरक्षा से तात्पर्य एक ऐसी स्थिति से जहां सभी लोगों को हर समय पर्याप्त सुरक्षित व पौष्टिक भोजन तक भौतिक, सामाजिक और आर्थिक पहुंच प्राप्त हो। साथ ही इसमें सक्रिय और स्वस्थ जीवन के लिए आहार आवश्यकताओं एवं खाद्य प्राथमिकताओं को प्राप्त करना भी शामिल है। यह परिभाषा केवल अल्प पोषण भुखमरी पर केंद्रित है तथा पोषाहार संबंधी पहलुओं को इसमें स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है। सतत विकास लक्ष्य जो SDG 2 है का उद्देश्य वर्ष 2030 तक विश्व को भुखमरी से मुक्त करना। तो SDG 2 का लक्ष्य क्या है, या है क्या ये 2030 तक विश्व को भुखमरी से मुक्त करना। हालांकि कुपोषित लोगों की संख्या वास्तव में वर्ष 2014 से बढ़कर 2019 में 690 मिलियन तक पहुंच गई थी। यदि यह सिलसिला जारी रहा तो 2030 तक कुपोषित लोगों की संख्या बढ़ करके 840 मिलियन हो जाएगी। इस तरह की खाद्य असुरक्षा विशेष रूप से एक राजनीतिक विफलता का परिणाम है। ऐसा इसलिए क्योंकि वैश्विक खाद्य उत्पादन काफी समय पहले से ही लोगों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक खाद्य स्तर को पार कर गया था। वैश्विक खाद्य संकट ने रणनीतिक रा... सॉरी वैश्विक खाद्य संकट ने रणनीतिक राष्ट्रीय महत्व की वस्तु के रूप में खाद्य के विचार को सुदृढ़ता प्रदान की है। मतलब खाद्य एक ऐसा है जिससे कि कोई देश जो है जिसके पास सरप्लस है वो संकट उत्पन्न कर सकता है, वैश्विक खाद्य संकट उत्पन्न कर सकता है। खाद्य सुरक्षा पर भू राजनीति के प्रभाव की यदि बात करें तो देखिए, खाद्य सुरक्षा पर भू राजनीति के प्रभाव के तो हाल के वर्षों में भू राजनीति की वापसी से बहुपक्षीय ढांचे कमजोर हुए हैं। एक पक्षवादी प्रवृत्तियां बढ़ी तथा बड़ी शक्तियों के मध्य प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हुई है। इन सभी ने SDG 2 जो भुखमरी संबंधित है की उपलब्धि को और अधिक संकट में डाल दिया है। भू राजनीति का उन क्षेत्रकों पर अधिक प्रभाव पड़ता है जो खाद्य सुरक्षा को सीधे प्रभावित करते हैं, जैसा कि यहाँ पर नीचे बताया गया है कौन से कारक है और खाद्य सुरक्षा के लिए क्या खतरा उत्पन्न करते हैं। जैसे पहला है व्यापार करने की अनिवार्यता। देखिए, वैश्विक खाद्य प्रणाली के रणनीतिक नोट्स या चोक पॉइंट्स राजनीतिक रूप से प्रेरित प्रतिबंधों के प्रति संवेदनशील बने हुए हैं। दूसरा, आर्थिक एक पक्षवाद, संरक्षणवाद और व्यापार युद्ध में तेजी आई है इसके माध्यम से। साथ ही व्यापार परस्पर निर्भरता को एक दायित्व के रूप में मानने में तेजी आई। उदाहरण के लिए वर्ष 2007-8 का वैश्विक खाद्य संकट घरेलू बाजार को अंतर्राष्ट्रीय अस्थिरता से बचाने के प्रयासों के कारण पैदा हुआ था। दूसरा, भू राजनीतिक टकराव भी विश्व व्यापार संगठन जैसे बहुपक्षीय संस्थानों में सुधार को मुश्किल बनाते हैं। उदाहरण के लिए विश्व व्यापार संगठन के दोहा विकास दौर की वार्ता की विफलता। सशस्त्र संघर्ष की जो कारक है इसके लिए, देखिए, सशस्त्र संघर्ष कारक क्या खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करेगा। पहला है कृषि उत्पादन, व्यापार, परिवहन एवं पहुंच और मानवीय सहायता को प्रभावित करता है। साथ ही स्थानीय आबादी की भुखमरी को युद्ध की रणनीति के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे नाइजीरिया, सोमालिया, दक्षिण सूडान, सीरिया और यमन में हुआ था। इसके अतिरिक्त सशस्त्र संघर्ष और सहवर्ती सामाजिक अशांति भू राजनीतिक प्रक्रियाओं का कारण बन सकती है। सशस्त्र संघर्ष और सहवर्ती सामाजिक अशांति भू राजनीतिक प्रक्रियाओं का कारण बन सकती है। उदाहरण के लिए 2010-11 का अरब स्प्रिंग। चौथा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भू राजनीतिक प्रतिबद्धता के कारण शांति निर्माण में बाधा आती है। इससे खाद्य सुरक्षा के समक्ष एक दुष्चक्र पैदा हो जाता है। तीसरा, प्राकृतिक संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा, ग्रीन ग्रैबिंग क्या है? यह पर्यावरणीय संधारिता और खाद्य सुरक्षा के बीच संतुलनकारी समन्वय को संदर्भित करता है। यह जैव ईंधन के उत्पादन के कारण होता है। तीसरा, रिसोर्स ग्रैबिंग। चीन फास्फोरस का सबसे बड़ा आपूर्ति करता है।
यदि उसके पास जबकि उसके पास कुल वैश्विक वैश्विक कुल भंडार का केवल 5% है। इसके कारण भारत जैसे आयातक देश प्रतिकूल भू राजनीतिक घटनाओं के दौरान आपूर्ति के संकट के प्रति संवेदनशील बन जाते हैं। जलवायु परिवर्तन खाद्य असुरक्षा वर्तमान में निम्न अक्षांशों वाले विकासशील देशों में केंद्रित है, जो जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक संवेदनशील हैं। इस प्रकार जलवायु परिवर्तन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर असमानता को विस्तृत और गहन कर सकता है। आगे बढ़ने से पहले हम लोग यहाँ पर जो है वैश्विक खाद्य आपूर्ति को मजबूत करने के लिए जो अन्य पहले हैं, प्रमुख पहले हैं, उनकी बात करें तो डब्ल्यूटीओ का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन। डब्ल्यूटीओ ने संयुक्त राष्ट्र के विकास खाद्य कार्यक्रम द्वारा मानवतावादी उद्देश्यों के लिए खरीदी गई किसी भी खाद्य सामग्री को सभी तरह के निर्यात प्रतिबंध से छूट देने की घोषणा की गई है। ठीक है, जो मानवतावादी उद्देश्यों के लिए खरीद की गई है। दूसरा, खाद्य सुरक्षा के लिए वैश्विक गठबंधन ग्लोबल अलायंस फॉर फूड सिक्योरिटी, इसे मई 2022 में G7 प्रेसिडेंसी तथा विश्व बैंक समूह द्वारा लॉन्च किया गया। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण उत्पन्न हुए वैश्विक भुखमरी के संकट से निपटना इसका लक्ष्य है। तीसरा है जलवायु स्मार्ट कृषि के लिए वैश्विक गठबंधन ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर GACSA। यह संयुक्त राष्ट्र के FAO द्वारा समर्थित एक क्या है, स्वैच्छिक मंच है। ठीक है, FAO का मतलब क्या है, खाद्य एवं कृषि संगठन। ठीक है, इसके सदस्यों में सरकारें, अंतर सरकारी संगठन, गैर सरकारी संगठन, सिविल सोसाइटी आदि शामिल हैं। वैश्विक कृषि एवं खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम की बात करें, ग्लोबल एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम GAFSP, इसे 2007-8 में वैश्विक कृषि एवं खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम को 2007-8 में खाद्य मूल्य संकट की वैश्विक प्रतिक्रिया के मद्देनजर G20 देशों द्वारा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य निम्न आय वाले देशों में लचीली एवं संधारणी कृषि तथा खाद्य प्रणाली का निर्माण करना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं वैश्विक खाद्य आपूर्ति को मजबूत करने हेतु जो कार्यरत प्रमुख संगठन है। इसमें पहला है आपका है खाद्य एवं कृषि संगठन FAO। यह संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है। यह वैश्विक भुखमरी का समाधान करने की दिशा में कार्य करती है और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देती है। यह खाद्य पदार्थों की एक बास्केट के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य में परिवर्तन को मापने के लिए मासिक फूड प्राइस इंडेक्स भी जारी करती है। दूसरा, विश्व बैंक, यह खाद्य उत्पादन और पोषण को बढ़ावा देने के लिए कृषि तथा ग्रामीण विकास में निवेश करता है। इसकी गतिविधियों में जलवायु स्मार्ट कृषि तकनीकों को प्रोत्साहित करना और खराब कृषि भूमि का पुनरुद्धार करना आदि शामिल है। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष IFAD। यह संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है। यह विशेष रूप से विकासशील देशों में ग्रामीण निर्धनता को कम करने की दिशा में कार्य करती है। IFAD ने पिछले 4 दशकों में लगभग 483 मिलियन निर्धन ग्रामीण लोगों की सहायता की है। विश्व खाद्य कार्यक्रम की बात करें, WFP, तो यह संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है। यह दुनिया का सबसे बड़ा मानवतावादी संगठन है जो संघर्ष, आपदाओं और जलवायु परिवर्तन से प्रभावित लोगों को खाद्य सहायता प्रदान करता है। आगे चलते हैं। अब आगे हम क्या कर सकते हैं, वे फॉरवर्ड में देखें तो पहला काम, खाद्य मंच को भू राजनीतिक के प्रभाव से बचाना। देखिए, वैश्विक स्तर पर भुखमरी के संदर्भ में होने वाले बहुहितधारक समाज, समन्वय और सहयोग के प्रति समर्पित मंचों को भू राजनीति के प्रभाव से बचाने की आवश्यकता है। दूसरा, वैश्विक गवर्नेंस के बदलते मॉडल। देखिए, गैर राज्य और बाजार आधारित संगठनों को शामिल करके गवर्नेंस प्रणाली में विविधता लाई जानी चाहिए। इससे नए हित गठबंधन और साझेदारियां स्थापित की जा सकती हैं। ये गठबंधन एवं साझेदारियां संभावित रूप से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिद्वंदिता और जीरो सम लॉजिक की उपेक्षा कर सकती हैं। तीसरा, खुले व्यापार को बनाए रखना। अधिशेष खाद्य क्षेत्रों में जरूरतमंद क्षेत्रों तक खाद्य को पहुंचाने हेतु प्रयास किया जाना चाहिए। ऐसा प्रमुख खाद्य उत्पादकों द्वारा लगाए गए निर्यात प्रतिबंधों को तत्काल समाप्त करके किया जा सकता है। ठीक है, इसका इसी में एक पॉइंट है कि व्यापार वित्त पोषण में वृद्धि और आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करना भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, व्यापार वित्त पोषण में वृद्धि और आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करना महत्वपूर्ण है। इससे युद्ध जैसी भूराजनीतिक चुनौतियों के कारण उत्पन्न खाद्य कीमतों में संकट को दूर किया जा सकता है। अगला पॉइंट है पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण के प्रयासों को तेज करना। खाद्य प्रणाली में पोषक तत्वों का एक बड़ा अधिशेष मौजूद है जिसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। कुछ देशों पर निर्भरता कम करने के लिए पुनरुत्पादक कृषि और प्रकृति के प्रति सकारात्मक समाधान की दिशा में कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। विकासशील देशों में उत्पादकता में वृद्धि की बात करें तो यह भौगोलिक उपज अंतराल को समाप्त करेगी।
और खाद्य आपूर्ति के समझ किसी भी वैश्विक संकट का मुकाबला करने में सक्षम बनाएगी। जलवायु लचीलापन, कम लागत व उच्च प्रभाव वाले उपायों पर ध्यान देने के साथ साथ जलवायु अनुकूल कृषि में निवेश करना चाहिए, जैसे कि फसल की नई किस्मों में निवेश, जल प्रबंधन में सुधार, सूचना का प्रसार आदि। आगे देखें, यूनाइटेड किंगडम में भारतीय प्रवासी के बारे में इंडियन डायस्पोरा इन यूके। देखिए, सुर्खियों में इसलिए रहा कि वर्ष 2000 मई 2022 में दादा भाई नौरोजी के हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने की 130वीं वर्षगांठ रही है। उल्लेखनीय बात यह है कि वे हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति थे। यूनाइटेड किंगडम में भारतीय प्रवासी स्थिति, योगदान और चुनौतियों के बारे में चर्चा करें, उससे पहले हम लोग दादा भाई नौरोजी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्टों को यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए, दादा भाई नौरोजी का जन्म बॉम्बे, वर्तमान मुंबई के एक पारसी परिवार में हुआ था। वो ब्रिटेन की संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। दादा भाई नौरोजी धन निष्कासन सिद्धांत, ड्रेन थ्योरी के प्रमुख समर्थकों में से एक थे। उन्होंने वर्ष 1901 में अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रकाशित किया था। तो 1900, ये सवाल पूछा गया है यूपीपीसीएस 2021 में, प्री में ये सवाल आया था, ठीक है, कि पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो पुस्तक है कब प्रकाशित हुई थी? 1901 में। वे वर्ष 1851 में बॉम्बे में राष्ट्र गुफ्तार पत्रिका के संस्थापक संपादक थे और वर्ष 3 बार ये जो है कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हैं। कब कब? 1986, 93 और 1906 में। उन्होंने लंदन इंडिया सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को स्थापित करने में मदद की थी। उन्होंने बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले और महात्मा गांधी जैसे भविष्य के नरमपंथी कांग्रेस नेताओं का मार्गदर्शन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। देखिए, बाल गंगाधर तिलक जो है ये नरमपंथी कांग्रेसी नहीं माने जाते हैं, गर्मपंथी माने जाते हैं। तो इस फैक्ट को भी आप याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त उन्होंने वंचित वर्गों, महिलाओं व बुजुर्गों की दयनीय स्थिति में सुधार तथा आयरिश होम रूल और ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स के उन्मूलन का मार्गदर्शन किया था। अब चलते हैं, हम लोग बात करते हैं कि यूनाइटेड किंगडम में भारतीय प्रवासी, उनकी स्थिति, योगदान और चुनौतियों के बारे में। तो एक मोटा मोटी चीज़ें देख लेते हैं। जैसे जनसंख्या प्रतिशत की बात करें तो इंग्लैंड और वेल्स की 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय मूल के लोग यूनाइटेड किंगडम की कुल आबादी का 2.5% है। आर्थिक स्थिति की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम में भारतीय सर्वाधिक समृद्ध और गतिशील निर्याती अल्पसंख्यक समुदायों में से एक हैं। सक्रिय राजनीतिक भागीदारी की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम में भारतीय समुदाय ने राजनीतिक क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। हाउस ऑफ कॉमन्स कैसे? हाउस ऑफ कॉमन्स में भारतीय मूल के 15 सदस्य, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में 25 से अधिक सदस्य हैं। यह भारतीय मूल की जनसंख्या के प्रतिशत के अनुरूप है। आगे चलते हैं। भारत के लिए प्रवासी भारतीय प्रवासियों का महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है? तो पहला, विप्रेषण में, रेमिटेंस में, तो भारतीय प्रवासी बड़े पैमाने पर अपने देश में बाहर से धन लाते हैं जो विश्व में सबसे अधिक है। वे ज्ञान, संसाधनों और विशेषज्ञता के हस्तांतरण में भी मदद करते हैं, साथ ही विकास के लिए बाजार तक पहुंच भी प्रदान करते हैं। प्राकृतिक विपदाओं का प्रबंधन की बात करें तो भारतीय समुदाय ने यूनाइटेड किंगडम में कई सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संगठनों का गठन किया है। भारत में राष्ट्रीय संकट और प्राकृतिक विपदाओं के समय ये सामुदायिक संगठन राहत के लिए उदार योगदान देते हैं। ये संगठन जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए अलग अलग कार्यक्रम चला रहे हैं। साथ ही अक्षय पात्र, ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट और प्रथम यूके जैसे धर्मार्थ संस्थान भी समाज में अपना सकारात्मक योगदान देते हैं। परिवर्तन के अभिकर्ता के रूप में, परिवर्तन के एजेंट के रूप में भी ये कार्य करते हैं। भारतीय प्रवासी परिवर्तन के अभिकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। ये निवेश को सुविधाजनक बनाने एवं उसमें वृद्धि करने, औद्योगिक विकास में तेजी लाने तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देने के माध्यम से परिवर्तनों का मार्ग प्रशस्त करते हैं। भारत समर्थक राजनीतिक संदर्भों का निर्माण भी करते हैं। ये कैसे? देखिए, भारतीय प्रवासियों का भारत और इसके समुदाय के साथ मजबूत संबंध व लगाव है। उन्होंने यूनाइटेड किंगडम में 3 प्रमुख राजनीतिक दलों में भारत समर्थक लॉबी समूह बनाने के लिए महत्वपूर्ण समर्थन दिया है। भारतीय प्रधानमंत्री को, इसी सब का नतीजा था कि भारतीय प्रधानमंत्री को 2021 में G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था सॉफ्ट पावर के रूप में। तो देखिए, वह जो है, जो प्रवासी भारतीय हैं, वह विदेशों में भारतीय संस्कृति और परंपराओं का प्रसार करते हैं। इससे भारत को सामान्य रूप से लाभ होता है। उदाहरण के लिए योग, आयुर्वेद, भारतीय व्यंजन आदि का प्रसार विदेशों में हो रहा है। ठीक है। इसके अतिरिक्त प्रवासियों के समझ कुछ चुनौतियां भी हैं। कैसी? विदेशों में पहला, नस्लवादी व औपनिवेशिक मानसिकता के कारण
भेदभावपूर्ण प्रथाएं अभी भी जारी हैं। दूसरा, टेररिस्टिंग बॉन्डिंग के कारण, मतलब एक आतंकवादी के रूप में देखे जाने के रूप में के कारण नौकरियों में भेदभाव एवं नस्लवादी दुर्व्यवहार होता है। ब्रेग्जिट के बाद वीजा नियमों में संशोधन हुआ है। इसके अतिरिक्त स्थानीय राजनीति में अर्थात मेयर के स्तर पर प्रतिनिधित्व का अभाव भी भारतीय प्रवासियों के समक्ष है। आगे चलते हैं, प्रवासी भारतीयों का आर्थिक योगदान की यदि बात करें तो देखिए, थोड़ा सा एक आंकड़े देख लें तो प्रवासी भारतीयों के स्वामित्व वाली कंपनियां कितनी, 654 ऐसी कंपनियां जिनका वार्षिक रूप से कम 1 लाख पाउंड का कारोबार करती हैं। इनका कुल योगदान जो है संयुक्त राष्ट्र में कितना है, 36.84 बिलियन पाउंड है। और इस 1,74,000 से अधिक कुछ कर्मचारी रखे हुए हैं और 1 बिलियन पाउंड से अधिक निगम कर का भुगतान करते हैं और 2 बिलियन पाउंड पूंजीगत व्यय के माध्यम से निवेश होता है। देखिए, भारतीय स्वतंत्रता की 17वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए 2017 में भारत ब्रिटेन संस्कृत के वर्ष के रूप में मनाया गया था। यूनाइटेड किंगडम में भारतीय संस्कृति को धीरे धीरे मुख्य धारा में लाया गया है। इस प्रकार भारतीय व्यंजनों, सिनेमा, भाषाओं, धर्म दर्शन, प्रदर्शन कला आदि को आत्मसात किया जा रहा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं प्रवासियों से जुड़ने के लिए सरकार के द्वारा जो कुछ इनिशिएटिव लिए गए हैं उनकी बात करते हैं। तो पहला है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इस पहल को भारत सरकार ने वर्ष 2003 में शुरू किया था। 2003 में शुरू किया था। यह पहल भारत के विकास में विदेशों में रह रहे भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करती है। दूसरा, प्रवासी भारतीय मामलों के मंत्रालय का विदेश मंत्रालय में विलय कर दिया गया है। इससे विदेशों में रह रहे भारतीयों को प्रोत्साहित किया जा सकेगा और उन्हें सुव्यवस्थित सहायता प्रदान की जा सकेगी। तीसरा, भारत को जानो कार्यक्रम। यह प्रवासी युवाओं के लिए 3 सप्ताह का ओरिएंटेशन प्रोग्राम है। इसका उद्देश्य भारत में जीवन के अलग अलग पहलुओं और विविध क्षेत्रों में देश द्वारा की गई प्रगति के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना है। अगला है, विदेशों में भारतीय समुदायों की सुरक्षा करने के लिए संबंधित देशों के साथ सामाजिक सुरक्षा समझौते किए गए हैं। अब बात करते हैं भारतीय प्रवासियों को समर्थन और उनके साथ जुड़ने के लिए आगे की राह क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है। तो देखिए, पहला, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना चाहिए। भारत यूनाइटेड किंगडम संबंधों में सुधार से इन दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों में सुधार होगा। साथ ही परस्पर बेहतर बहुआयामी संचालन के लिए मार्ग प्रशस्त होगा। उदाहरण के लिए, बेहतर द्विपक्षीय संबंधों से भारतीय छात्रों के साथ साथ कामगारों के लिए भी वीजा संबंधी समस्याओं को दूर करने तथा अधिक अवसर सृजित करने में मदद मिलेगी। अगला पॉइंट है, विदेशों में कार्यरत ब्लू कॉलर कामगारों की समस्याओं का समाधान करना। इसके तहत कई सारे कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे कि मेजबान देशों के साथ एक मानक श्रम निर्यात साझेदारों पर समझौते पर वार्ता करना, भारतीय मिशनों द्वारा विदेशों में भारतीय कामगारों की निगरानी और पर्यवेक्षण करना तथा अनिवार्य बीमा योजना संचालित करना जो विदेशों में भारतीय कामगारों द्वारा सामना किए जाने वाले जोखिम को कवर करेगी। अगला है, अनिवासी भारतीयों एनआरआई के सामने आने वाली स्थानीय समस्याओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच जो है सहयोग को बढ़ाना चाहिए। प्रवासी भारतीयों के लिए आर्थिक स्तर पर जुड़ने के लिए क्या किया जाना चाहिए, विनिर्माण उद्योग में वरिष्ठ पदों पर काम करने वाले प्रवासी भारतीय पेशेवर भारत को आउटसोर्सिंग के लिए महत्वपूर्ण बाजार के रूप में वैश्विक ख्याति दिलाने में मदद कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त भारत सरकार डायस्पोरा फिलो फिलाथ्रोपिस्ट अर्थात परोपकारी प्रवासियों से एनआरआई या पीआईओ निवेश आकर्षित करने के लिए विशेष बुनियादी ढांचा बॉन्ड जारी करने पर विचार कर सकती है। इसके अतिरिक्त भारतीय संस्कृत संबंध परिषद आईसीसीआर सांस्कृतिक केंद्रों के दायरे और गतिविधियों का विस्तार करके प्रवासियों के साथ संबंधों को गहन कर सकती है। इसके अतिरिक्त प्रवासी भारतीय भवन की स्थापना की जा सकती है। यह प्रवासी भारतीयों के इतिहास और उपलब्धियों को याद करने के लिए स्थान प्रदान कर सकता है। साथ ही यह भारत और प्रवासी भारतीयों के बीच मजबूत संबंधों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र बिंदु के रूप में भी कार्य कर सकता है। अब आगे बात करते हैं दक्षिणी अफ्रीका या दक्षिणी अफ्रीकी विकास समुदाय के बारे में, साउथर्न अफ्रीकन डेवलपमेंट कम्युनिटी के बारे में, या शॉर्ट में इसे SADC कहते हैं। इसकी चर्चा हो क्यों रही, क्योंकि हाल ही में भारत दक्षिण अफ्रीका विकास साझेदारी पर भारतीय उद्योग परिसंघ अर्थात कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII और भारतीय आयात निर्यात बैंक एक्जिम बैंक के सहयोग से एक क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं दक्षिण अफ्रीकी विकास समुदाय के बारे में। यह है क्या, तो देखिए, यह एक अंतर सरकारी संगठन है।
16 अफ्रीकी देश इसके सदस्य हैं। 1980 में इसका गठन किया गया था या निर्माण किया गया था, स्थापना की गई थी। इस SADC दक्षिण अफ्रीकी विकास समुदाय के लक्ष्य क्या हैं? तो सदस्य देशों के मध्य सामाजिक आर्थिक सहयोग और एकीकरण सहित राजनीतिक एवं सुरक्षा संबंधी सहयोग को बेहतर बनाना। इसमें यदि आंकड़ों की बात करें क्या शामिल है, देखिए अफ्रीका का भूक्षेत्र कितना 35.4% और 28.4% अफ्रीका की जनसंख्या इसमें शामिल है और 28.4% अफ्रीका का सकल घरेलू उत्पाद इसके तहत आता है। जो 16 देश हैं कौन से हैं, उनमें उनमें शामिल जो हैं देशों में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो, अंगोला, जाम्बिया, तंजानिया, मलावी, मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, एस्वातिनी, लेसोथो, मेडागास्कर, मॉरिशस, कोमोरोस और सेशल्स हैं। भारत और SADC अर्थात दक्षिणी अफ्रीकी विकास समुदाय के बारे आर्थिक संबंधों की बात करें तो देखिए 1997 में 1997 में भारत ने आर्थिक सहयोग के लिए SADC के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। SADC देशों के साथ भारत का कुल व्यापार जो है 2012 में 27.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो 2021 में बढ़कर 30.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। बहुत ज़्यादा उछाल तो नहीं है। अगला है प्रमुख आयात। प्रमुख आयात हम भारत जो है इनसे कौन से चीज़ों को आयात करता है, मंगाता है? तो मोती, मूल्यवान रत्न, धातुएं, खनिज, ईंधन, तेल इत्यादि। जबकि निर्यात क्या करता है भारत? तो खनिज, ईंधन और औषधीय उत्पाद। 2021 में SADC के साथ भारत का व्यापार घाटा 5.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। मतलब सरप्लस में जो है वो SADC थे, मतलब दक्षिण अफ्रीकी विकास समुदाय जो है वो सरप्लस में थे, हम माइनस में थे। 2021 में इस क्षेत्र में भारत के कुल निर्यात में दक्षिण अफ्रीका की हिस्सेदारी जो है, दक्षिण अफ्रीका को जो निर्यात हमने किया वो कितने रही है? कुल निर्यात का 47.2% हमने दक्षिण अफ्रीका को निर्यात किया था। आगे चलते हैं, अन्य संबंधित फैक्टरों की बात कर लेते हैं। तो यह सम्मेलन भारत और दक्षिण अफ्रीकी विकास समुदाय के मध्य संवाद स्थापित करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। वर्तमान में इस सम्मेलन का उद्देश्य वर्ष 2030 तक भारत और अफ्रीका के बीच निवेश को बढ़ाकर 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर तथा व्यापार को बढ़ाकर 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर करना है, जो कि अभी कितना है? अभी लगभग जो है कुल व्यापार इनका 30.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर 2021 में, इसे 2030 तक 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर करना है। काफ़ी बड़ा लक्ष्य है। इस सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका के साथ भारत के संबंधों को पुनः स्फूर्तिदायक करना नामक एक रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट के माध्यम से एक्जिम बैंक ने SADC के साथ संबंधों को बढ़ाने के लिए कुछ रणनीतियां प्रस्तुत की हैं। SADC के साथ भारत के संबंधों को बढ़ाने की आवश्यकता क्यों है? तो पहला, महत्वपूर्ण खनिजों के स्रोत हैं यहाँ पर। देखिए दक्षिण अफ्रीका क्षेत्र लिथियम, ग्रेफाइट, कोबाल्ट, निकल, तांबा और दुर्लभ मृदा खनिज की दृष्टि से अत्यधिक समृद्ध है। ये सभी खनिज पदार्थ भविष्य की वैश्विक हरित अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथ ही ये नेट जीरो ट्रांजिशन अर्थात शुद्ध शून्य उत्सर्जन की दिशा में आगे बढ़ने के लिए नए बाजार भी उपलब्ध करा सकते हैं। चीन के एकाधिकार को रोकने के लिए भी आवश्यक है। दुनिया के दुर्लभ मृदा खनिज बाजार काफ़ी हद तक चीन के नियंत्रण में है। इसी कारण इनकी बढ़ती मांग के साथ इससे इनसे जुड़े उद्योगों पर चीन के एकाधिकार के जोखिम का खतरा जो है वो बढ़ गया है, का जोखिम भी बढ़ गया है। अफ्रीका उन क्षेत्रों में से एक है जिसे दुर्लभ मृदा खनिज जिनसों के एक वैकल्पिक स्रोत के रूप में लक्षित किया गया है। समुद्री सुरक्षा के संबंध में देखिए, लंबी समुद्री तटरेखाओं के कारण SADC दक्षिण अफ्रीकी विकास समुदाय को एक महत्वपूर्ण हितधारक के रूप में देखा जाता है। यह विशेषकर हिंद महासागर क्षेत्र में एक सुरक्षित और संरक्षित समुद्री परिवेश को सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है। दक्षिण दक्षिण सहयोग अन्य विकासशील देशों के प्रति भारतीय वैश्विक व्यापार के बढ़ते विविधीकरण के साथ SADC अर्थात दक्षिण अफ्रीकी विकास समुदाय भारत के लिए एक महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदार के रूप में उभरा है। भारत के लिए निवेश के अवसर की बात करें तो SADC देश परिवहन, ऊर्जा और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य देखभाल तथा शिक्षा सहित आर्थिक क्षेत्र में अवसर प्रदान करते हैं। क्षेत्र के लिए आर्थिक स्थिरता की बात करें तो निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करने से बेहतर ऋण संधारणता एवं प्रबंधन के साथ साथ नवाचार और दक्षता को भी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इसके परिणामस्वरूप उनकी अर्थव्यवस्थाओं की प्रतिस्पर्धात्मकता में भी वृद्धि होगी। अब देखिए, अफ्रीका में भारत की विकासात्मक जो भागीदारी है उसको संचालित करने वाले 3 कारक हैं। कौन कौन से?
तो विकास हमारी जो विकासात्मक भागीदारी होनी चाहिए वो मांग आधारित होनी चाहिए, शर्त मुक्त होनी चाहिए, और तीसरा समकक्षों के बीच साझेदारी के सिद्धांत का अनुपालन होना चाहिए। ये 3 कारक हैं जो संचालित करते हैं। अब यहाँ पर दक्षिण अफ्रीकी विकास समुदाय के साथ भारत के संबंधों को बेहतर करने में आने वाली जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों की बात कर लेते हैं। तो देखिए, पहला, खराब गवर्नेंस प्रणाली जो कि इस क्षेत्र में भी पाई जाती है। इनमें भ्रष्टाचार, प्रबंधन, हिंसा, अपर्याप्त अवसंरचना, गरीब समुदायों को सरकारी सेवाओं का सही ढंग से वितरण नहीं करना इत्यादि शामिल है। इसके अलावा राजनीतिक अस्थिरता भी व्यवसायों के लिए जोखिम को बढ़ा सकती है। गौरतलब है कि कोविड-19 महामारी के कारण इन कारकों की गंभीरता में और अधिक बढ़ोतरी हुई है। एक चुनौती के रूप में चीन, ये चीन अफ्रीका में भारत की तुलना में एक मजबूत बढ़त की स्थिति में है। यह बढ़त चीन के रणनीतिक दृष्टिकोण, उसकी स्थिरता, आर्थिक मजबूती, तकनीकी क्षमता तथा विशाल संसाधन के कारण है। सहयोग के लिए एक स्पष्ट रणनीति का अभाव भी है, क्योंकि ये भी चुनौती है। देखिए, विकास के लिए दी जाने वाली भारतीय सहायता को बड़े विकास लक्ष्यों की प्राप्ति को ध्यान में रखकर डिजाइन नहीं किया गया, जैसे खाद्य और स्वास्थ्य सुरक्षा, सभी के लिए शिक्षा व स्वच्छ ऊर्जा इत्यादि। आगे चलें, इसके अलावा अलग अलग विकास उपकरणों के बीच प्रभावी तालमेल की कमी है। इससे भारत की विकास भागीदारी का प्रभाव कम हो जाता है। विविधता भी एक चुनौती है, क्योंकि देखिए दक्षिण अफ्रीका में कई संस्कृतियां और कई अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। इसका अर्थ है कि अलग अलग क्षेत्रों के लिए एक मांग आधारित या आवश्यकता अनुरूप दृष्टिकोण, बी-स्पोक अप्रोच अपनाना अत्यंत आवश्यक है। कुशल श्रमिक की चुनौतियां, देखिए सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली की खराब स्थिति के कारण कई तकनीकी और पेशेवर क्षेत्रों में कुशल कामगारों को खोजना यहाँ पर मुश्किल हो सकता है। इसके तक विदेशी नियंत्रण पर सीमाएं, उदाहरण के लिए दक्षिण अफ्रीका में वर्ष 2013 में एक ब्रॉड वेस्ट ब्लैक इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एक्ट BBBEE लाया गया था। इसके इसके तहत सरकारी निविदाएं हैं और अनुबंधों पर बोली के मामले में वरीयता प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक था कि कंपनी के स्वामित्व और उसमें भागीदारी के मामले में अश्वेत दक्षिण अफ्रीकों की समान सहभागिता हो। अब बात कर लेते हैं SADC अर्थात दक्षिणी अफ्रीकी विकास समुदाय के साथ भारत के संबंधों को बढ़ाने के लिए जो एग्जिम बैंक है उसके द्वारा जो कुछ रणनीतियां प्रस्तुत की गई हैं या प्रस्तावित की गई हैं, उन रणनीतियों के बारे में। तो पहला, महत्वपूर्ण खनिजों के लिए रणनीतिक गठबंधन हमें बनाना चाहिए। भारत कोबाल्ट और लिथियम जैसे महत्वपूर्ण खनिज परिसंपत्तियों को प्राप्त करने के लिए संयुक्त अन्वेषण गतिविधियों को बढ़ावा दे सकता है। इसके अलावा रणनीतिक निवेश निधि का भी गठन कर सकता है या क्रेडिट लाइनों का आयात कर सकता है। दूसरा, विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं का विकास। SADC औद्योगिकरण रणनीति और रोडमैप का उद्देश्य वर्ष 2030 तक विनिर्मित निर्यात की हिस्सेदारी को बढ़ाकर कम से कम 50% तक करना है। वर्तमान विनिर्मित निर्यात की हिस्सेदारी 20% से कम है। भारतीय कंपनियां विनिर्माण मूल्य श्रृंखला के विकास को उत्प्रेरित करने के लिए विदेशी पूंजी और तकनीकी जानकारी उपलब्ध करा सकती हैं। अगला पॉइंट है अफ्रीका के खनन क्षेत्र में चक्रियता को बढ़ाना। ठीक है, देखिए ये एग्जिम बैंक द्वारा प्रस्तावित रणनीतियां हैं। अफ्रीकी खानों में निवेश करने वाली भारतीय कंपनियां पर्यावरण में निम्नलिखित प्रकार से योगदान कर सकती हैं। कैसे? जल की बचत करने वाली तकनीकों का उपयोग करके, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन प्रदान करके, अपशिष्ट संग्रह का पुनर्चक्रण करके, खदानों का पुनरुद्धार और पुनर्स्थापना करके। तो इसके अतिरिक्त वाहनों के पुर्जों, निर्माण सामग्री आदि का पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग करके। दक्षिण अफ्रीका में व्यापार वित्त तक पहुंच, इसके लिए विकास वित्त संस्थान जोखिम भागीदारी और लेन देन संबंधी गारंटी समझौतों जैसे वित्तीय संसाधनों को विकसित कर सकते हैं। इससे उभरते बाजारों से जुड़े गैर पारंपरिक कन्फर्मिंग बैंकों की मदद की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक के अनुसार, ये आंकड़े छोड़ दीजिए, समुद्री और रक्षा सहयोग की बात कर लेते हैं। इसके संबंध में जो रणनीति प्रस्तावित है, हाल के वर्षों में भारत एक प्रमुख रक्षा निर्यातक के रूप में उभरा है तथा अफ्रीका की समुद्री एरोस्पेस और रक्षा आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। सिप्री इंटरनेशनल के अनुसार 2017-2021 की अवधि के दौरान सबसे बड़े रक्षा निर्यातकों में भारत का स्थान कौन सा रहा है? 23वां रहा है। निष्कर्ष रूप में कहने से पहले कुछ अन्य चीजों को यहाँ पर देख लेते हैं। अफ्रीकी देशों के सहयोग के लिए जो कुछ इनिशिएटिव शुरू किए गए हैं उनकी बात कर लेते हैं। भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम
ITEC, यह मानव संसाधन विकास के माध्यम से तकनीकी सहायता प्रदान करता है। दूसरा, क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास सागर, यह भारत और अफ्रीका के बीच मजबूत समुद्री साझेदारी का आधार है। तीसरा, एशिया अफ्रीका विकास गलियारा, इसे भारत ने जापान के साथ साझेदारी में शुरू किया था। इसका उद्देश्य एशिया और अफ्रीका के बीच समृद्धि व कनेक्टिविटी को प्रदान बढ़ावा देना है। अगला है भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता, इसे रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए वर्ष 2022 में डिफेंस एक्सपो जो भारत में आयोजित हुआ था उसके दौरान आयोजित किया गया था। अगला है एग्जिम बैंक द्वारा की गई पहले, इसने अफ्रीका के अलग अलग क्षेत्रीय वित्तीय संस्थानों और पैरा स्टेटल इकाइयों तक अपनी वाणिज्यिक लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया है। गौरतलब है कि पैरा स्टेटल इकाइयाँ उन इकाइयों को कहा जाता है, इसको याद रखिएगा, कहा जाता है विशेषकर अफ्रीका के संदर्भ में जो किसी देश की सरकार के स्वामित्व के अधीन हो, जो किसी देश की सरकार के स्वामित्व के अधीन हो और जिन्हें कुछ राजनीतिक शक्तियां भी प्राप्त प्रदान की गई हों। मानवीय सहायता के संबंध में जो पहल है, तो भारत ने कोविड-19 महामारी से संकट के दौरान अफ्रीकी देशों को भोजन, आवश्यक दवाएं और टीके प्रदान करने करके उनकी सहायता की है। मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में देखें क्या पहल है, 2018 में प्रधानमंत्री ने भारत अफ्रीका संलग्नता के लिए 10 मार्गदर्शक सिद्धांतों को रेखांकित किया था। इन्हें भारतीय विजन वक्तव्य के रूप में चिन्हित किया जाता है। निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि भारत को अफ्रीका में संचालित विकास सहयोग कार्यक्रम के लिए दीर्घकालिक रणनीति को प्रस्तुत करने वाला एक रोडमैप तैयार करना चाहिए। कोविड-19 महामारी के बाद भारत के लिए ऐसा करना और भी जरूरी हो गया है। गौरतलब है कि महामारी जनित गंभीर आर्थिक प्रभाव के कारण तथा इसके परिणाम स्वरूप भारत बिना किसी ठोस परिणाम के अपने विकास सहयोग बजट को बढ़ाने में असमर्थ रहा है। आगे बात करते हैं भारत संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी कोष के बारे में, इंडिया यूएन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड के बारे में। तो ये सुर्खियों में क्यों रहा है, तो इसको देख लेते हैं। देखिए, हाल ही में दक्षिण दक्षिण सहयोग के 5 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भारत संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी कोष ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया था। यह जो संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी कोष है UNDPF, इसके बारे में बात करें तो यह जो है UNFCCC अर्थात इसका मतलब क्या है, हिंदी में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन या इंग्लिश में यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अधीन स्थापित एक समर्पित सुविधा है। तो ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी कोष UNFCCC के तहत आता है। इसे वर्ष 2017 में गठित किया गया था। भारत सरकार ने इस कोष में 10 वर्षों के दौरान $150 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। इसका प्रबंधन दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय UNOSSC करता है। इसे संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के सहयोग से लागू किया जाता है। यह जो दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय है, इसको संयुक्त राष्ट्र महासभा ने स्थापित किया था वर्ष 1974 से। इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP आयोजित कर रहा है। इसका अधिदेश वैश्विक और संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के आधार पर दक्षिण दक्षिण तथा त्रिकोणीय सहयोग की वकालत व इस दिशा में समन्वय बढ़ाने पर जोर देता है। यह विकासशील दुनिया के देशों में दक्षिण के स्वामित्व और नेतृत्व वाली मांग संचालित व परिवर्तनकारी सतत विकास परियोजनाओं का समर्थन करता है। इसके अतिरिक्त यह अल्पविकसित देशों और लघु द्वीपीय विकासशील राष्ट्रों पर केंद्रित है। यह इस प्रणाली के अंतर्गत दक्षिण दक्षिण सहयोग का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। यदि हम दक्षिण दक्षिण सहयोग के बारे में बात करें तो यह एक वैश्विक दक्षिण में, यह जो दक्षिण दक्षिण सहयोग है, यह वैश्विक दक्षिण में स्थित विकासशील देशों के बीच तकनीकी सहयोग को संदर्भित करता है। परिचालनात्मक रूप से यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत 2 या 2 से अधिक विकासशील देश अपने व्यक्तिगत और या साझा राष्ट्रीय क्षमता विकास उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। यह अवधारणा अर्जेंटीना में विकासशील देशों के बीच तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने और कार्यान्वित करने के लिए ब्यूनस आयर्स प्लान ऑफ एक्शन के अंगीकरण के दौरान प्रकट हुई थी। इस प्लान को लगभग 138 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों ने अपनी स्वीकृति प्रदान की थी। इस प्लान के तहत पृथ्वी के दक्षिण में स्थित अल्पविकसित देशों के बीच सहयोग की एक योजना प्रस्तुत की गई थी। इस प्लान के तहत ही पहली बार इस प्रकार के सहयोग के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया था। यह सहयोग निम्नलिखित मूल सिद्धांतों पर आधारित रहा। कौन से? एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करना, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, अधिकारों की समानता आदि। अब बात कर लेते हैं दक्षिण दक्षिण सहयोग साउथ साउथ कॉर्पोरेशन के समक्ष जो मौजूद चुनौतियां हैं उनकी।
तो पहला देखिए, इससे संबंधित सर्वसम्मति आधारित किसी स्वीकृत परिभाषा का अभाव है इसमें, पहली चीज। दूसरा, समस्या समाधान के लिए विश्व विश्व के देश विश्व के उत्तरी विश्व के उत्तरी हिस्से में स्थित विकसित देशों की ओर देखने की मानसिकता और महानगरों के साथ पारंपरिक ऊर्ध्वाधर संबंध, ये भी एक चुनौती है। इसके अतिरिक्त बड़े और छोटे देशों के बीच तथा एक दूसरे के प्रति संदेह एवं प्रतिबद्धता का होना, बहुपक्षीय संस्थानों और अंतर्राष्ट्रीय समुदायों का समर्थन प्राप्त न होना इसको। इसके अतिरिक्त यह एक साथ कार्य करने के अनुभव का अभाव और निम्न स्तरीय प्रशासनिक बाधाओं का होना, दक्षिण में अपेक्षाकृत समृद्ध देशों का प्रभुत्व का होना। निष्कर्ष रूप में क्या कर सकते हैं कि पहला, गुणक और उत्प्रेरक प्रभावों के साथ विशिष्ट गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जैसे इंटरनेट को दक्षिण दक्षिण सहयोग को सुगम बनाने के लिए शामिल करना चाहिए। दूसरा, संस्थावाद, दक्षिण दक्षिण अवस्था के बीच वार्ताओं या अंतःक्रिया को बढ़ावा देना चाहिए। इसके लिए वैश्विक दायरे वाले तंत्रों के प्रतिनिधियों जैसे कि G77 चैप्टर्स, नाम समनविवीरो, G15, ओपेक आदि को, ये कुछ उदाहरण हैं। तो प्रतिनिधियों को अपना, देखिए, इसके लिए वैश्विक दायरे वाले तंत्रों के प्रतिनिधियों को अपनी सीख और अनुभवों के साथ एकजुट होकर आगे आना चाहिए। साथ ही इन्हीं साझी गतिविधियों में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। दक्षिण दक्षिण सहयोग की स्थिति पर रिपोर्ट के बारे में देखें तो इस डोमेन में नीति निर्माण और कार्रवाई के लिए एक अनिवार्य एवं आवश्यक उपकरण के रूप में दक्षिण दक्षिण सहयोग की स्थिति पर एक नियमित रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए। आगे बढ़ने से पहले सहयोग के जैसे दक्षिण दक्षिण सहयोग था, वैसे ही कुछ अन्य प्रकार के सहयोग उनको भी देख लेते हैं। तो उत्तर दक्षिण सहयोग, यह सहयोग एक सर्वाधिक पारंपरिक प्रकार है, सहयोग का एक सर्वाधिक पारंपरिक प्रकार है। इसके तहत एक विकसित देश जो है आर्थिक रूप से या किसी अन्य प्रकार के संसाधनों के साथ अपने लाभ को प्राथमिकता दिए बिना विकासशील देशों की सहायता करता है। उदाहरण के लिए प्राकृतिक आपदा या मानवीय संकट के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान करना। उत्तर और दक्षिण विभाजन का प्रयोग जो है विकसित देशों, उत्तर के देशों को विकसित माना गया तथा विकासशील देशों जो कि दक्षिण में मौजूद हैं के बीच मौजूद सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक भिन्नताओं को दर्शाने के लिए किया जाता है। त्रिकोणीय सहयोग में क्या है? त्रिकोणीय सहयोग में 3 अभिकर्ता शामिल होते हैं, जिसमें 2 दक्षिण से और 1 उत्तर से, मतलब 2 विकासशील होंगे और 1 विकसित होगा। तीसरा अभिकर्ता जो है कोई एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी हो सकता है, जो उत्तर वाला है, जो वित्तीय संसाधन प्रदान करता है। इससे दक्षिण के देश एक विशिष्ट विषय पर तकनीकी सहायता का आदान प्रदान कर सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे कुछ महत्वपूर्ण सुर्खियों की बात कर लेते हैं। तो इसमें पहला है फ्रेंड शोरिंग। फ्रेंड शोरिंग क्या है? ऐसे वर्ड कई बार पूछ लिया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। बढ़ते आर्थिक एकीकरण का हवाला देते हुए अमेरिकी वित्त मंत्री ने भारत के लिए फ्रेंड शोरिंग का समर्थन किया है। फ्रेंड शोरिंग अमेरिका द्वारा प्रस्तुत अवधारणा है। इसका बाह्य अवरोधों या आर्थिक मंदी से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की रक्षा के साधन के रूप में उल्लेख किया जाता है। देखिए, पिछले कुछ वर्षों में विश्व ने कई प्रकार के व्यापार अवरोधों का सामना किया, जिसमें शामिल है पहले अमेरिका चीन व्यापार युद्ध का होना, फिर कोविड-19 महामारी, फिर यूक्रेन पर रूस का आक्रमण इत्यादि। इस अवधारणा के पीछे जो फ्रेंड शोरिंग अवधारणा, इस अवधारणा के पीछे मूल विचार साझा मूल्यों वाले देशों का एक समूह बनाना है। मतलब फ्रेंड मतलब दोस्त, तो दोस्त बनाना है। इसके बाद कंपनियों को इसी समूह के देशों में विनिर्माण करने के लिए प्रोत्साहित करने वाली नीतियां बनाना है कि हम लोग जो विनिर्माण आपस में मिलकर ही करेंगे। इसके तहत सेमीकंडक्टर उद्योग, हरित ऊर्जा, दूरसंचार और खनिज उद्योग क्षेत्रों पर बल दिया जाता है। फ्रेंड शोरिंग का महत्व क्या है? पहला, महत्वपूर्ण कच्चे माल, प्रौद्योगिकियों या उत्पादों के मामलों में चीन और रूस जैसे देशों द्वारा बाजार में अपने प्रभुत्व का अनुचित लाभ उठाकर वैश्विक अर्थव्यवस्था को बाधित करने से रोका जा सकेगा। दूसरा, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने में मदद मिलेगी। इससे व्यवसाय युद्ध जो है, जो व्यापारिक युद्ध होता है, व्यवसाय युद्ध, अकाल, राजनीतिक परिवर्तन या भावी महामारी जैसे बाह्य संकटों का सामना करने में सक्षम हो सकेंगे। फ्रेंड शोरिंग से चिंताएं भी कुछ हैं। क्या? इससे विवैश्वीकरण, डी ग्लोबलाइजेशन प्रक्रिया का हिस्सा माना जाता है। इसके परिणामस्वरूप भविष्य में अल्पावधि में अधिक आपूर्ति अवरोध व उच्च कीमतें और लंबी अवधि में निम्न समृद्धि देखी जा सकती है। वैश्विक व्यापार की आवश्यकता वाले गरीब देशों को इन समूहों से बाहर रखा जा सकता है। अब कुछ अन्य जो संबंधित पद हैं इस प्रकार के, जैसे है ऑफशोरिंग और रीशोरिंग। ऑफशोरिंग क्या होता है? कंपनियों द्वारा अपनी लागत को कम करने के लिए विनिर्माण गतिविधियों को सस्ते श्रम वाले देशों में स्थानांतरित करना ऑफशोरिंग कहलाता है।
रीशोरिंग क्या होता है? इसका उल्टा होता है। कंपनियों द्वारा उत्पादन गतिविधियों को अपने मूल देश में वापस लाना रीशोरिंग कहलाता है। रीशोरिंग कहलाता है। आगे बात करते हैं चीन हिंद महासागर क्षेत्र मंच के बारे में। चीन हिंद महासागर क्षेत्र मंच के बारे में तो देखिए, चीन ने प्रथम चीन हिंद महासागर क्षेत्र मंच का आयोजन किया है। भारत को छोड़कर इस क्षेत्र के 19 देशों और भारत के सभी पड़ोसी देशों ने इस बैठक में भाग लिया। इस बैठक में चीन और हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के बीच एक समुद्री आपदा रोकथाम तथा समन सहयोग तंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। इस मंच का आयोजन चाइना इंटरनेशनल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एजेंसी ने किया था। यह बीजिंग की नई विकास सहायता एजेंसी है। तो ध्यान रखिएगा, चीन हिंद महासागर क्षेत्र मंच में भारत शामिल नहीं है। हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद 2022 का चौथा संस्करण। देखिए, यह जो है हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद 2022 या इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग IPRD, यह भारतीय नौसेना का एक शीर्ष स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन है। यह सम्मेलन सामरिक स्तर पर नौसेना की भागीदारी को दर्शाता है। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय रूप से प्रासंगिक समुद्री मुद्दों पर विचारों और विचार विमर्श को बढ़ावा देना है। यह एक ट्रैक 1.5 का आयोजन है। ठीक है, ट्रैक 1.5 में क्या होता है? सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियां शामिल होती हैं। तो इसमें सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियां व संस्थानों का संतुलित प्रतिनिधित्व है। मुद्रा निगरानी सूची, करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट के बारे में बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका के ट्रेजरी विभाग ने भारत को अपनी मुद्रा निगरानी सूची से हटा दिया है। इस सूची में उन देशों को शामिल किया जाता है जिनके बारे में अमेरिका को लगता है कि वे अमेरिकी डॉलर की तुलना में अपनी मुद्रा का जानबूझकर अवमूल्यन कर अनुचित मुद्रा प्रथाओं में संलग्न है। इसके लिए 3 मानदंडों में से 2 मानदंड पूरे करने होते हैं। तो जो 3 मानदंडों में से 2 मानदंड पूरा करने वाली अर्थव्यवस्था होती है, उसको इस निगरानी सूची में रखा जाता है। पहले भारत भी था, अब उसे बाहर कर दिया गया है। 3 मानदंड कौन से? पहला, अमेरिका के साथ एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय व्यापार अधिशेष होना चाहिए। मतलब वो सरप्लस में, जैसे भारत का जो है व्यापार अमेरिका के साथ में भारत जो है वो सरप्लस में रहता है, लाभ में रहता है। दूसरा, 12 महीने से ऊपर की अवधि में सकल घरेलू उत्पाद के कम से कम 2% के बराबर एक भौतिक चालू खाता अधिशेष हो, सरप्लस होना चाहिए वो। तीसरा, लगातार एक तरफा हस्तक्षेप किया जा रहा हो। यह तब किया जाता है जब बार बार विदेशी मुद्रा की निवल खरीद की जाती है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।